नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मुख्य परीक्षा की जो पेपर की डेली आंसर राइटिंग जो सीरीज है वो लगातार जारी है और उसके अंतर्गत आज मैं पेपर 2 में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अभी चर्चा में भी है, उसको लेकर के आया हूं और ये मैंने बच्चों को दिया भी था। ये मैंने आंसर आपको समझाया है। अब आप उसके कितने नजदीक पहुंचे हैं कोशिश करिएगा और अगर उससे भी कोई बेहतर डेटा या इनपुट हो तो मुझसे थोड़ा संवाद करिएगा कि सर ऐसा हो सकता है या नहीं है, तो मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा। ये यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए है, जीएस पेपर 2 है। ठीक है, अब प्रश्न क्या था? प्रश्न हम देख लें कि राजकोषीय संघवाद, राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? राज्य द्वारा उधार लेने की शक्ति के उपबंध और सीमाओं को समझाइए। यानी आप सुनिए, इस प्रश्न में 3 पॉइंट हैं। एक तो आपको राजकोषीय संघवाद समझाना है, दूसरा राज्य द्वारा उधार लेने की शक्ति के उपबंध को समझाना है और उसकी क्या सीमाएं हैं, और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको अपना निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष इसलिए देना भी जरूरी है कि वो कह रहा है कि समझाइए, तो आप तीनों को कंक्लूड तो करेंगे ना निष्कर्ष में। ठीक है, तो तीनों के टू द पॉइंट, बिल्कुल सेंट्रल आइडिया आपके उत्तर में होने चाहिए। राजकोषीय संघवाद की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संघीय व्यवस्था में सरकार की इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, केंद्र है और राज्य है, इन दो के बीच में क्या रिलेशंस हैं, उसमें केंद्र की क्या भूमिका है, ये सारे के सारे डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन किसमें आती है? संघवाद में आ जाती है। भारत का संविधान एक दोहरी राजनीति स्थापित करता है जिसमें केंद्र में संघ और परिधि पर राज्य शामिल होते हैं या हैं, जिनमें से प्रत्येक को संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं। अब वहां पर हम संप्रभु एक वर्ड यूज कर सकते हैं, संप्रभु शक्तियां दी गई हैं। दूसरे अर्थों में अगर देखा जाए तो जो राजकोषीय जो संघवाद है वो किसी देश की वित्तीय ढांचे को संदर्भित करता है जो केंद्र और राज्य सरकारों जैसे विभिन्न स्तरों की सरकारों को जिम्मेदारियां और कार्य सौंपने से संबंधित है। केंद्र और राज्य के बीच में जो आपसी लेन देन है, किस तरह से डेप्ट लिया जाएगा, क्या तरीका होगा, कैसे नियंत्रण किया जाएगा, ये सारा का सारा किसका हिस्सा हो जाता है? राजकोषीय संघवाद है। और इसमें केंद्र की भी भूमिका है और राज्य की भी भूमिका है और दोनों की अपनी स्वतंत्र भूमिका भी है, एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं भी हैं। तो ये जो पूरा जो सेक्शन है इसके परिप्रेक्ष्य में आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। अब बात करें चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि अभी केरल जो स्टेट है और उसने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया, तो ये चर्चा में आ गया। और जब ऐसी घटनाएं जो पहली बार हो तो वो यूपीएससी, पीसीएस या अन्य स्टेट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फैक्चुअल के लिए भी, आपको पीटी के लिए भी और आपके कंसेप्ट के लिए भी। ठीक है, तो हुआ क्या? अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए केरल सरकार ने केंद्र सरकार पर क्या कर लिया? आपका केस कर दिया था कि उधार लेने वाली जो उसकी जो शक्ति है उसकी जो अधिकतम सीमा है उसे हटा दिया जाए। अब ये जो प्रोविजंस है वो कहां पर है? आर्टिकल 293 में है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 293 है जो स्टेट को यानी राज्य को उधार लेने की शक्ति को संदर्भित करता है, परिभाषित करता है, उसको शक्ति देता है, ये चर्चा में आ गया। 293 की अगर मैं बात करूं तो धन उधार लेने की शक्ति और ऐसे उधार को विनियमित करने का जो अधिकार है वो संघ के पास है। यानी राज्यों द्वारा धन उधार लेने की शक्ति है, यह सही है, और उसको विनियमित करने की शक्ति कैसे है? ऐसे उधार को विनियमित करने की जो शक्ति है वो संघ के पास में है। और इन दोनों का जो रिलेशन है वो इस राजकोषीय संघवाद का मुख्य एजेंडा है, मुख्य बिंदु है, सेंट्रल आइडिया है। यह पहला अवसर है जब अनुच्छेद 293 की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी है। मामला अनुच्छेद 145 के तहत कहां चला गया? ये संविधान पीठ में। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 145 के तहत संविधान पीठ का गठन किया जाता है, कोई भी मामला वहां सौंप दिया जाता है और संविधान जो पीठ है वो मिनिमम 5 जज से बनती है सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रख लीजिएगा, मिनिमम 5 से। ठीक है,
अब ये न्यायाधीशों की जो पीठ है उसकी जांच करेगी और फिर इसमें निर्णय आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। और मुझे लगता है यूपीएससी इस साल यानी 2024 है, ठीक है, इसमें ये पूछा जा सकता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आगामी निर्णय का भारत में राजकोषीय संघवाद पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना तय है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के उपबंध और सीमाएं क्या है। उपबंध की मैं बात कर लूं तो उपबंध की सीमाएं में है कि राज्य द्वारा उधार लेने की शक्ति है इसमें, यानी राज्य अपनी संचित निधि की प्रतिपूर्ति पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार ले सकते हैं। केंद्र सरकार संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर राज्य ऋणों के लिए प्रत्याभूति या गारंटी भी दे सकती है। ये प्रोविजन है इसमें। सहमति की आवश्यकता किस लेवल पर है हम ये देख लेते हैं। या तो किसी राज्य पर संघ का कोई बकाया ऋण है, यानी केंद्र का कोई ऋण है या गारंटी ऋण है, ठीक है, तो अगर कोई नया ऋण राज्य लेगा तो वो केंद्र से क्या करेगा, सहमति लेगा, यानी केंद्र की अनुमति लेना आवश्यक है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो अस्थाई ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, अस्थाई ओवरड्राफ्ट है या अन्य ऐसी कोई व्यवस्था है जो आरबीआई से संबंधित है, उधार ले रहे हैं, तो उसमें केंद्र की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान रखना इन दोनों को लेकर कहां सहमति है और कहां सहमति की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों को क्लैरिफाई करके आपको लिखना होगा। अब देखिए पिछले ऋणों की निरंतरता है। अगर किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण जो संविधान के प्रारंभ होने पर बकाया थे उन्हीं नियमों और शर्तों के अधीन लागू रहेंगे। यह आप लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। आप अपनी शब्द सीमा को देखते हुए उसको समझ लीजिएगा। अगर शब्द सीमा के अंतर्गत आ रहा है तो आप इसे इनपुट करिए और लगता है कि ये मेरे सब में इसके अलावा और चीजों को डाल दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो मुझे लगता है आप इस वाले बाकी को छोड़ भी सकते हैं। अब सीमाओं की बात कर लें तो अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के उधार को विनियमित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो केंद्र सरकार के पास है। यदि राज्य अपने संघीय ऋणों का भुगतान कर देते हैं तो इससे एक संभावित संवैधानिक अंतर पैदा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये इसको समझने की जरूरत है। केंद्र कब नियंत्रण कर सकता है, केंद्र तब नियंत्रण कर सकता है जब उससे उसने ऋण लिया हो राज्य ने। अगर राज्य कोई ऋण नहीं है तो फिर उसकी केंद्र की अनुमति चाहिए या नहीं चाहिए, वे बात यहां पर है, इसलिए यह मामला संविधान पीठ को गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर केंद्र सरकार पर राज्य सरकार पर कोई ऋण नहीं है यानी सारे ऋणों से मुक्त है, गारंटी और बिना गारंटी जैसे भी हो, तो जैसे भी ऋण है आपके अगर वो सारे उसने चुका दिए हैं तो क्या केंद्र सरकार उसको कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, मामला यहां फंसा हुआ है। इसलिए यह पूरा इंपॉर्टेंट था और यह मुद्दा अब गया है संविधान पीठ को। अब यहां देखो बिना राज्य द्वारा लिए जाने वाले उधार को विनियमित करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इससे आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य संघीय ऋणों का भुगतान करने और फिर संघीय निगरानी के बिना उधार लेने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा राज्यों द्वारा अनुच्छेद 293 की सीमाओं से बचने के लिए क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। देखिए जैसा कि आर्टिकल 293 में यह कहा भी क्या है कि ऋण ले सकते हैं। अगर आपने ऋण चुका दिया है, आपके पास कोई ऋण नहीं है, ठीक है, तो केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा राज्य मान के चल रहे हैं। बात आई समझ में। अब हुआ क्या है, जो राज्य है वो अब ऋण कैसे ले रहे हैं, पीएसयू के माध्यम से ले रहे हैं। कैसे, पीएसयू के माध्यम से ले रहे हैं। और यहां से एक समस्या, जो समस्या नहीं है, ये कई चर्चा है और ये लीगल जो प्रश्न होता है कि राज्य कह रहे हैं कि इनको ऋण न माना जाए, है ना, जो ऋण वाला जो राज्य ऋण लेते हैं तो उस दृष्टि से इनको न देखा जाए। तो ऐसे मामले में केरल ने तर्क दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राप्त ऋणों को राज्य के ऋणों में नहीं गिना जाना चाहिए। अब उससे ये होगा क्या, पीएसयू के माध्यम से तो ऋण ले लेंगे आप और बाकी उस दृष्टि से ऋण रहेगा नहीं, तो अब फिर क्या है, केंद्र आपके ऋण पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। संवैधानिक ये प्रश्न ये है, राज्य चाहते हैं कि सारे ऋण हमें इस मद में दिए जाएं या राज्य कोशिश भी कर रहे हैं कि पीएसयू के माध्यम से हम ऋण ले लें, ठीक है ना। तो ये जो विवाद है इसीलिए चर्चा में था और मुझे लगता है कि ये प्रश्न इस साल आपको पीसीएस मेंस में भी और यूपीएससी मेंस में पैटर्न बदल जाए लेकिन मिलेगा जरूर, किसी ना किसी रूप में ये मिलेगा जरूर, ध्यान रख लीजिएगा।
अब यहां देखिए, चूंकि राज्य अन्य स्रोतों से उधार ले रहे हैं, इसलिए संभावना है कि कुछ राज्यों पर जल्द ही केंद्र का कोई बकाया नहीं रह जाएगा, जिससे अनुच्छेद 293 कैसा हो सकता है, अप्रासंगिक हो सकता है। इस प्रवृत्ति की पहचान अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसने यह पहचाना कि यह कंडीशन आ सकती है। यह स्थिति राज्यों को उधार लेने की सीमा को पार कर सकने की अनुमति देती है, राज्य की वास्तविक ऋण ग्रस्तता को अस्पष्ट कर देती है। अब होगा क्या इससे, आपने कहा पीएसयू के माध्यम से आपने ऋण ले लिया और जो इससे पहले जो ऋण की व्यवस्था है वो आपने चुका दी। अब होगा क्या, राज्य कहेगा मेरे पास कोई ऋण नहीं है, आपकी गारंटी वाला कोई ऋण नहीं है, लेकिन रियलिटी में पीएसयू के माध्यम से तो ऋण है ना। तो राज्य में कितना ऋण है यह डेटा कैसा है, अस्पष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पष्ट नहीं रहेगा, अस्पष्ट हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात क्या है, राज्य की वास्तविक ऋण ग्रस्तता को तो अस्पष्ट करती है, राजकोषीय पारदर्शिता एवं जवाबदेही को भी जटिल बना देती है, जिससे प्रचंड वित्तीय जोखिम उत्पन्न होते हैं। संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उनमें से मैंने दो को पॉइंट आउट किया है जिन्हें आपको समझना चाहिए और लिखना भी चाहिए आंसर में। राज्य का उधार लेने का अधिकार क्या है, क्या राज्य को अनुच्छेद 293 के तहत उधार लेने का अधिकार है, और क्या संघ इस अधिकार को विनियमित कर सकता है। ये परीक्षण होगा संविधान पीठ में। पीएसयू के ऋण, क्या राज्य सरकार के पीएसयू द्वारा लिया गया ऋण अनुच्छेद 293 के दायरे में आता है या नहीं। ये दो मुख्य मुद्दे संविधान पीठ के सामने होंगे, ठीक है। अब इसका हम कंक्लूजन कर लेते हैं। भारत में राजकोषीय संघवाद एक गतिशील और विकासशील प्रणाली है जो देश की सामाजिक आर्थिक विविधता और राजनीतिक जटिलताओं को दर्शाती है। हालांकि इसने आर्थिक एकता को बढ़ावा दिया है और देश के विकास में योगदान दिया है, लेकिन उभरती चुनौतियों का समाधान करने, राज्य की समानता को बढ़ावा देने और सभी स्तरों पर कुशल और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए चल रहे सुधार और समायोजन आवश्यक भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कंक्लूजन कर देंगे। मैंने इसको, इस जो पीडीएफ को उसमें डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको हूबहू मत लिखिएगा, आप इसे अपनी भाषा में इसे लिखिएगा, ताकि आपकी जो अंतर्व्यक्तिक जो क्षमता है, लेखन की जो क्षमता है, लेखन का जो कौशल है वो आपका आएगा, और यही आपका वास्तविक है। मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, इसमें संबंधित तथ्यों को दे दिया है। अब इनको मुझसे भी बेहतर आपको सजाना है। सब लोग अपना अलग अलग लिख करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। इतना तो आपको करना भी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, पीसीएस तो करना है या यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पीसीएस मेंस के लिए मैं अब अपने मुद्दे की बात कर लेता हूं। जीएस पेपर ये 2 था, मैंने ये 2000 में ये पूरा रखा हुआ है। इसमें आपको 300 जो मॉडल आंसर मैं आपको करा रहा हूं, और पर डे आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। तो 1 महीने में आपके 90 हो गए, ठीक है। यह तो 4 महीने में कितना हो गया आपका, 4 निम्मा 36, 360 को नहीं है, मैंने 300 प्रश्न आपको प्रत्येक टॉपिक को बना के दूंगा, और यहां से मुझे लगता है कि फिर आपको सारे प्रश्न वहां से बन जाएंगे। फिर कहीं से प्रश्न आए, आप स्वयं उसे स्ट्रक्चर दे सकते हैं, उसको संरचनात्मक रूप दे करके आप लिख सकते हैं, बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2000 है, अभी छूट भी चल रही होगी, आप ट्रायल करते रहिएगा। कभी मैं 2000 है, कभी 1000 में जाता है, कभी 1200 में आ जाता है, ये आप देखते रहिएगा, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का अपडेट नोट्स में पीडीएफ के रूप से मैं आपको दूंगा, और ये नहीं है पहले से मैंने कट कॉपी पेस्ट किया और ठोक दिया, नहीं, बिल्कुल मैं लेटेस्ट पर डे आपको, पर डे टॉपिक बाय टॉपिक जो मैं आपको टारगेट दूंगा उसको पहले बना के दूंगा, तो आपके पास अपडेटेड मटेरियल रहेगा। आप जाएंगे तो देखेंगे इसमें सर बहुत से ज्यादा वीडियो नहीं है, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो ऐसा आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं हर साल अपना अपडेट मटेरियल डालता हूं, ठीक है। तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको नोट्स मिलेगा। डेली आपको आंसर राइटिंग है, मैंने आपको बताया मिनिमम 3 आपको मैं आपको दूंगा, पहले टॉपिक समझाऊंगा और फिर आपको इसको लिखना होगा। व्यक्तिगत मार्गदर्शन मैं लगातार बच्चों से संपर्क में रखता हूं, उनकी मुझे लगता है कि अगर ये कमी है तो मैं फोन पे करता हूं, जो आप मुझे नंबर देते हैं। 10 आपके फुल टेस्ट होंगे, 10 में फुल टेस्ट लूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है।
और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज्यादा भी ले सकता हूँ। हाँ, बिकॉज जो वीडियो होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। लैब डिस्कशन में करूंगा आपसे, किसी प्रश्न को लेकर के आपको रही चिंता होगी तो फिर मैं उसमें लैब डिस्कशन करूंगा, आपसे संवाद करूंगा, ताकि कनेक्टिविटी ऐसी बनी रहे कि आपको ये लगे कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठा, ठीक है। क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है मोबाइल एप्लीकेशन, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी नाम है, प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां पर ये मेरा जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 5 है, ये 3 मैंने स्टार्ट किए हैं। और कोशिश मेरी ये है कि इन 3 महीने में, 3 से 4 महीने में मैं आपको ये पूरा कोर्स, ये तीनों महीने का, ये जो 3 है, फर्स्ट, सेकंड और आपका 5th, ये करा दूंगा। और जैसे प्री खत्म होगा और जो लास्ट का जो सेशन रहेगा उसमें हिंदी, आपका निबंध और जो शेष जो है 3rd, 4th एंड द 6th, ये करा दूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।